गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह और यहाँ पर आज हम स्टैटिक जीके की इस क्लास में समझेंगे, पढ़ेंगे इंडिया के अंदर जो भी फर्स्ट टाइम है ना, इंडियन मेल की आज हम बात करेंगे। कल की क्लास में हम इंडियन फीमेल की बात करेंगे। यानी कि कई बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे कि इनमें से कौन भारत के पहले व्यक्ति थे जो विधि मंत्री थे, निम्न में से कौन ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि चांद पर पहली बार गए, ठीक है, कौन इनमें से लोकसभा स्पीकर के रूप में पहली बार नियुक्त किए गए। इस तरीके के तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आज मेल मेंबर्स की, यानी कि भारत के अंदर जो भी पहले प्रथम व्यक्ति रहे हैं उनकी। और कल का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम बात करेंगे फर्स्ट फीमेल इन इंडिया, और नेक्स्ट जो हमारे सेशंस रहेंगे उनमें हम वर्ल्ड की भी चीज़ों की बातें करेंगे। ये सवाल अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम यहाँ पर कुछ ऐसा टॉपिक में कंटेंट को रखेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। हर एक डायमेंशन से कवर करने की कोशिश करी जाएगी क्वेश्चंस को, तो आप सभी थोड़ा सा देखते हुए चले। हो सकता है कुछ कंटेंट आपको ऐसा भी लगे कि ये तो बहुत ही आसान था, परंतु जब एग्जाम में आता है तो कई बार हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और नर्वस हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल, जैसे ही भारत आज़ाद होता है, यानी कि आप सभी को इस चीज़ का पता है कि जब भारत 200 सालों के बाद, है ना, पूरे कितने तो 200 साल हमें लग गए उस कॉलोनियल पीरियड में। अब हमारे यहाँ पर एक चैलेंज था कि भाई हमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना है। कहीं ना कहीं जो शुरुआती दिनों की बात थी उसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो हमेशा से ये सोचते थे कि भारतीय अपना रूल बुक भी नहीं बना पाएंगे, तो इसको भारतीयों ने एक चैलेंज के, एक चुनौती के तौर पर लिया और कड़ी मेहनत करी, अथक प्रयास करे। और उस हार्ड वर्क की बदौलत जब भारत अपनी एक डेमोक्रेटिक दुनिया में कदम रखता है तो वहाँ पर भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने देश के लोगों को हर प्रकार के अधिकारों को दिलाने की, और साथ ही साथ एक पूरे सिस्टम के तहत अपने देश के शासन को चलाने की। तो उसी में हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई जब हम यहाँ 15 अगस्त 1947, बहुत ही पावन दिन है, और इस दिन कहीं ना कहीं हमने उन सभी गुलामी की दास्तानों को तोड़ दिया। यहीं पर आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, यानी कि अब हम एक स्वतंत्र भारत में कदम रख चुके हैं, स्वतंत्र भारत में कदम रखते ही हमने अपनी सभी जो हमारा लेजिस्लेचर है, हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, हमारी जो जुडिशरी है, उन सभी जगहों पर, उन सभी पोस्ट पर कुछ लोगों को नियुक्त किया जिनको जिम्मेदारियां दी गई, विधि निर्माण करने की जिम्मेदारियां दी गई, ताकि इस देश को, जिसके सामने तमाम चुनौतियां थी, यहाँ पर पॉवर्टी थी, यहाँ पर साक्षरता की दर अच्छी नहीं थी, यहाँ पर यदि हम बात करें तो डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं था, सड़कें नहीं थी, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, हमारे यहाँ पर जो हमारी भूमि थी, जो हमारा लैंड पार्ट था, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से डिग्रेड हो चुका था। और यदि बात करें ह्यूमन बीइंग की, या फिर बात करें कि जो हमारा मानव कौशल था, वह भी कहीं ना कहीं नगण्य रूप से प्रभावित तो हुआ ही था, क्योंकि एजुकेशन के तौर पर आप कह सकते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ये तमाम चुनौतियां थी जिसके लिए कामों को शुरू किया गया, और उसी में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी कि भारत की जो प्रधानमंत्री के तौर पर किन्होंने यहाँ पर अपना कार्यभार संभाला, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखना है नाम, तो इनको हम चाचा नेहरू के नाम से भी बुलाते हैं। और चाचा नेहरू, अब आप मुझे बताएंगे कि इनका जो बर्थडे होता है ना, कमेंट बॉक्स में बताना इनका जो जन्म दिवस होता है उसको हम किस रूप में मनाते हैं, ठीक है। यदि मैं बात करूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संभाला गया, और यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के तौर पर राजेंद्र प्रसाद जी ने कार्यभार को संभाला। यदि हम बात करें संविधान सभा की, यानी कि जब भारत में उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, तो संविधान सभा में भी इनकी एक बहुत ही महती भूमिका को इन्होंने निभाया। और यदि बात करी जाए कि राजेंद्र प्रसाद जी के कार्यकाल में भारत ने विकास की उस नन्हे नन्हे कदमों से अपनी यात्रा को शुरू करा, अपनी जर्नी को शुरू करा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गए राष्ट्रपति महोदय और ये हो गए भारत के प्रधानमंत्री। एक और बात याद रखनी है आपको कि
भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जो उस समय पर योजना आयोग 1950 के अंदर यानी 1950 के अंदर जो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन बनाया गया, उसके अध्यक्ष के तौर पर भी इनको रखा गया। ये चीज़ आप समझ लेंगे कि प्लानिंग कमीशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1950, जिसका काम क्या था कि जिसका काम था तमाम क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा हो, साक्षरता हो, आपका स्वास्थ्य हो, इंडस्ट्रीज़ हो, एग्रीकल्चर हो, सर्विस सेक्टर हो, या जो भी चीज़ें हैं, बैंकों का विकास हो, ग्रामीणों का विकास हो, शहरी अर्बन एरियाज़ का विकास हो, या जितनी भी योजनाएं गरीबी को मिटाने के लिए, भुखमरी को मिटाने के लिए, या तमाम तरीके की स्कीम्स पर काम करना किसका काम था? तो इसी योजना आयोग का था। और इस योजना आयोग के चेयरपर्सन या फिर अध्यक्ष के तौर पर जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो वहाँ पर भी कार्य करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको बताते चले कि जो NDC यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसी को यहाँ पर कहा गया राष्ट्रीय विकास परिषद, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1952। इसका काम क्या था? तो जितनी भी योजनाएं बना करके दी जाएंगी उनको फाइनलाइज करना, उनको अंतिम प्रारूप प्रदान करना, दैट वाज अ मेन फंक्शन ऑफ द NDC। ओके, इसके भी चेयरपर्सन के तौर पर भारत के पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर कार्यरत होंगे। यानी कि यदि आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन आ जाता है NDC के फर्स्ट अध्यक्ष के तौर पर, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। यदि आपको यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन ने कितनी योजनाओं को, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 1951 से शुरू करके पहले जो पंचवर्षीय योजना थी उसको 56 तक चलाया, 1956 से 61 तक, 1961 से 66 तक 3 पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ पर चलाई जाती हैं। तीसरी बात आ जाती है 61 के बाद 66 में जो योजना खत्म हुई उसमें दो चीज़ों को हमने सामना करा। 1962 में, 1965 में 2 युद्धों को भारत ने देखा, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना युद्ध। ठीक है, उसके बाद हमारी हालत ऐसी हो गई कि अब हम पंचवर्षीय योजनाओं के लिए प्लान नहीं कर पा रहे थे। अब हमने एक सालों वाली योजना को बनाया। तो 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69, इन 3 प्लान्स को हमने यहाँ पर बनाया। उसके बाद वापस से हमारी चीज़ें ठीक होती हैं और 1969 से 74 तक ये आ जाती है हमारी 4th पंचवर्षीय योजना। अब बात आती है 5वीं की, 1974 से 79। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है जो कि 78 यानी कि 1 ईयर बिफोर ही इस प्लान को खत्म कर देती है। और उसके बाद हमारी ये योजना आती है 78 से 80 के लिए। यहीं पर आप गुन्नार मिर्डल जी का नाम सुनेंगे जो कि विकासशील यानी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए योजनाएं जिस उस पर बनाई जाती है फिलॉसफी पे। फिर नेक्स्ट हमारी 1980 से 85, उसके बाद 1985 टू 90। उसके बाद भारत के पास में एक ऐसा समय आ जाता है जहां पर हम तो चीज़ों के बारे में बिल्कुल ही सोचना मतलब लिटरली बंद कर देते हैं और हम पहुंचते हैं जब हमारे यहाँ पर मंदी का बहुत बड़ा एक तरीके से चीज़ें बन जाती है। और 1991 वो दौर है जब भारत में सारी चीज़ों की काया पलट होती है, यानी कि भारत के अंदर LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इस युग में भारत प्रवेश करता है, भारत वैश्विक संज्ञान ले लेता है। 1991 और 2 यहाँ पर कोई योजना नहीं चलाई जाती, भारत के पास काफ़ी कम मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में धन आदि बचता है। हम IMF की मदद लेते हैं और वहीं पर हमें उनके कुछ नॉर्म्स भी फुलफिल करने पड़ते हैं। यहाँ पर 1992 से 97 तक यहाँ पर नेक्स्ट योजना चलती है। 1997 से 2002 और 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017 ये हमारी लास्ट योजना थी। और इस लास्ट योजना को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं
2014 में वापस से सरकार बदल जाती है और यहाँ पर देखें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, जिसके द्वारा एक अहम फैसला लिया जाता है कि ये जो प्लानिंग कमीशन था, इस प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके 1 जनवरी 2015 को एक नई इंस्टीट्यूशन दैट वाज नीति आयोग, क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि प्लानिंग कमीशन को किसके द्वारा रिप्लेस करा गया, तो दैट वाज नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके यहाँ पर इसको लाया जाता है 1 जनवरी 2015 को। ये जो नीति आयोग होता है, इसके भी अध्यक्ष के तौर पर जो भी कार्यरत वहाँ पर प्रधानमंत्री होंगे वही काम करते हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी जी जो नीति आयोग था उसके पहले अध्यक्ष के तौर पर और अभी वर्तमान के तौर पर भी वही काम कर रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर नीति आयोग के अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। सारे घुमा फिरा कर हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी हमारी, द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज। आपको पता है नोबेल प्राइज यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल जी की स्मृति में इसको मनाया जाता है, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल। और भारत के ऐसे पहले व्यक्ति जिनको कि लिटरेचर के लिए, जिनको साहित्य के लिए यह नोबेल मिला था वर्ष 1913 के अंदर। यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि इनकी जो कृति थी, इनकी जो रचना थी, दैट वाज गीतांजलि के लिए श्री रविंद्रनाथ टैगोर को पहला यह नोबेल मिला। और ये न केवल पहले भारतीय थे अपितु साथ ही साथ ये पहले नॉन यूरोपियन भी थे, यानी कि वर्ष 1901 से जब नोबेल को शुरू किया जाता है तो इसको देने के 5 क्षेत्र रखे गए थे, जिनमें आपका फिजिक्स हो जाता है, साथ ही साथ आपका केमिस्ट्री यानी रसायन हो जाता है, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन हो जाता है, चिकित्सा, और यहीं पर आपका पीस हो जाता है, शांति, और यहीं पर लिटरेचर हो जाता है। इन द ईयर 1969 एक नई कैटेगरी को इसमें जोड़ा गया। 1969 में किसको, तो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक साइंस, यानी कि यहाँ पर आपका जो अर्थशास्त्र होता है उस फील्ड को भी जोड़ा गया था। और सबसे पहले अर्थशास्त्र में नोबेल अवॉर्डी भारत की तरफ से अमर्त्य सेन जी का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्या नाम याद रखना है, अमर्त्य सेन जी, जिन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार को जीता था। ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1913 गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर हु वाज द फर्स्ट इंडियन एज वेल एज फर्स्ट नॉन यूरोपियन, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है आपका पहले जिसको आज हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, क्या कहते हैं, IAS कहते हैं ना, सिविल सर्विस कहते हैं, सिविल सर्विस। यदि मैं पहले की बात करूं, जब हम कॉलोनियल पीरियड में लाई करते थे उस समय ये क्या हुआ करती थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपीरियल सिविल सर्विसेज। इंपीरियल सिविल सर्विसेज बहुत टफ एग्जाम होती थी, इवन बहुत कम उम्र में, और यूरोपियन देशों में ही इससे पहले तो ली जाती थी, बाद में यहाँ पर भी कंडक्ट कराई जाने लगी, क्योंकि भारतीयों को जो अपर पोस्ट है उन पर रखना अंग्रेजों ने कभी सोचा ही नहीं था, और वो भारतीयों को मतलब लिटरली डम समझते थे, है ना। पर इस धारणा को भी कई भारतीयों ने तोड़ा है। यहाँ पर सबसे पहले नाम आ जाता है सत्येंद्र नाथ टैगोर का, हु वाज द फर्स्ट इंपीरियल सिविल सर्वेंट। अगर हम उस समय की बात करें तो जो औपनिवेशिक शासन के द्वारा सिविल सर्विसेज ली जाती थी, क्या थी, ICS, एंड ही वाज द लाइक ये पहले थे। और आपने सुभाष चंद्र बोस जी का भी नाम सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा भी इस सर्विस को पास करा गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ज्ञानपीठ अवार्ड की, यानी कि यदि हम भारत के अंदर लिटरेरी अवार्ड की बात करें, यानी कि जो हमारी साहित्यिक अवार्ड होते हैं, उन साहित्यिक अवार्ड में ज्ञानपीठ अवार्ड, कौन सा मैंने बताया, ज्ञानपीठ अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले नाम आ जाता है आपका श्री शंकर कुरूप जी का। शंकर कुरूप जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड को जीता था। यहीं पर जब हम लोकसभा की बात करते हैं, ये आपको पता होगा कि जो हमारी पार्लियामेंट यानी कि संसद है, पार्लियामेंट हमारी किन किन से मिलकर के बनती है, तो यहाँ पर 2 सदन हैं,
एक को हम लोकसभा कहते हैं और एक को राज्यसभा। लोकसभा की यदि मैं बात करूं तो इसे लोअर हाउस यानी निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। यदि राज्यसभा की बात करें तो इसे अपर हाउस या उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा एक स्थायी यानी कि परमानेंट सदन है, यह कभी भी स्थगित या डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसका वेतन नहीं होता। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे 2/3% हर बार क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं और नए आते रहते हैं। इसको कभी भी क्या नहीं किया जाता, इसका विघटन नहीं होता है। ये यहाँ पर आती जाती रहती है, 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, फिर से गठित होती है। यदि बात करें पार्लियामेंट के तीसरे और महत्वपूर्ण ऑर्गन की, ही और शी इज़ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जो लोकसभा के स्पीकर के तौर पर किन्होंने, GV मावलंकर, भी कई जगह लिखा रहेगा GV मावलंकर के नाम से भी आप देख सकते हैं, और गणेश वासुदेव मावलंकर जी के नाम से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रेजेंट में यहाँ पर कौन है, लोकसभा स्पीकर के तौर पर प्रेजेंट में कौन कार्यरत है। नेक्स्ट अगला आ जाएगा हमारा द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर कौन थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर थे। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो नाम क्या हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी लिखा रहता है, और साथ ही साथ आपका अगर ये लिखा रहे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। यदि यहाँ पर बात करी जाए तो इन द ईयर 1885 तो यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना की गई थी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर। हालांकि महात्मा गांधी जी का तो ये भी कहना था कि देश की आज़ादी में कांग्रेस ने एक बड़ी भूमिका निभाई, परंतु आज़ादी के बाद इसको डिसॉल्व कर दिया जाना चाहिए। यहीं पर कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि यह एक शहरी राजनीतिक पार्टी है, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि इसके अंदर जो एलीट वर्ग है उसी के लोग आते हैं, तो ये एलीट वर्ग की पॉलिटिकल पार्टी है। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें लगाई गई, हालांकि कांग्रेस अभी भी कार्यरत है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फर्स्ट पर्सन जिनको कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड। मैग्सेसे अवार्ड की यदि हम बात करें तो जब हम बात करते हैं यह फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। यदि हम इसमें बात करें तो हमारे देश की जो IPS रही हैं, फर्स्ट IPS किरण बेदी जी को, साथ ही साथ जो अभी वर्तमान में दिल्ली के CM हैं, चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी को, इसमें एक कैटेगरी होती है इमिनेंट लीडर की। ठीक है, यहीं पर यदि आप बात करें तो जो बाबा आमटे हैं उनको, इवन बाबा आमटे की एक बेटे को, है ना, उनकी वाइफ को, इनको भी मिला हुआ, एक ही फैमिली से 3 लोगों को। यहीं पर यदि आप बात करें तो रवीश कुमार जो कि NDTV के एक बहुत ही जाने मानी हस्ती के तौर पर जाने जाते हैं, तो इन सबको भी ये मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। और यदि हम बात करें देश में सबसे पहले यह अवार्ड किसको मिला था, तो नाम आ जाता है आचार्य विनोबा भावे का। आचार्य विनोबा भावे की जब हम बात करते हैं तो इनको भूदान आंदोलन के लिए, भूदान मूवमेंट के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो भूदान मूवमेंट यानी कि जिनके पास, इन्होंने खुद ऐसे किया था, जब देश यहाँ पर बनकर तैयार होता है तो देश के अंदर तमाम तरीके की डिस्पैरिटीज़ थी, विषमताएं थी। उन विषमताओं में एक विषमता थी आर्थिक विषमता, यानी इकोनॉमिक रूप से विषम था। किसी के पास में इतने ज़्यादा रिसोर्स है, किसी के पास में बहुत ही कम रिसोर्स है, और किसी के पास में रिसोर्स है ही नहीं। तो उन सब डिस्पैरिटीज़ को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने करी और कुछ ऐसे इंडिविजुअल लोगों के द्वारा भी की गई। यहीं पर विनोबा भावे जी ने कहा कि भूदान आंदोलन चलाया जाना चाहिए, यानी कि मेरे पास जितनी भी ज़मीन है मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ऐसे लोगों को जिनके पास में ज़मीन नहीं है। ठीक है, तो इन बहुत बड़ा नाम है। और यदि हम बात करें तो इनको गांधी जी के जो फिलॉसफी है उसमें भी बिलीव करते थे। यहीं पर आ जाता है आपका फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि यदि हम बात करें तो जो निर्वाचन आयुक्त के तौर पर जाना जाता है तो नाम क्या हो जाएगा, सुकुमार सेन जी। और ये भारत के, जो हम जब आज़ाद होते हैं वहाँ पर फर्स्ट
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके तौर पर सुकुमार सेन जी का नाम बड़े ही गौरव से लिया जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। CDS एक बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है। तो यहाँ पर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनके तौर पर जनरल बिपिन रावत को सबसे पहले CDS के तौर पर नियुक्त किया गया। हालांकि इस पोस्ट की अहमियत को कारगिल वॉर के दौरान समझा गया, जाना गया। और यदि हम बात करें तो इस चीज़ को कहते हुए बड़ा दुख होता है कि हमने एक दुर्घटना में हमारे जो जनरल बिपिन रावत थे उनको खो दिया। आप लोग मुझे बताएंगे हु इज़ द करंट अभी CDS कौन है, सेकंड CDS कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और यदि मैं बात करूं कि जो होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री थे वो भी यही थे। हालांकि जो डिप्टी कमिश्नर है वो पोस्ट को कंटिन्यू भी नहीं किया गया है ना, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम इसके अंतर्गत आता है। यहीं पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर होम मिनिस्टर कौन थे, स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री, तो इनके यहाँ पर भी इन्हीं का नाम आता है। इनको आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष, आप लोग मुझे बताएंगे कि इनकी जो स्टैचू बनाई गई है वह कहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर कि इनका जो एक बहुत ही बड़ा एक अहम रोल देखा गया, योगदान देखा गया। जब भारत स्वतंत्र होता है तो भारत के सामने तमाम तरीके के चैलेंजेस थे। उनमें एक चैलेंज था भारत का कहीं रियासतों में बटा होना, और वो रियासतें जो कि भारत में नहीं शामिल होने देना चाहती थी। तो पटेल जी के द्वारा कहा जाता है कैरेट एंड स्टिक, इस नीति को अपनाया गया। क्या था उस नीति में? इस पॉलिसी के अंदर ये था कि यदि कोई आसानी से आना चाहता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे ये थे ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने एक ऑप्शन लोगों के लिए ओपन रखा था कि यू कैन गो विद द पाकिस्तान, यू कैन गो विद द इंडिया एंड यू कैन, आप फ्री भी रह सकते हो, स्वतंत्र भी रह सकते हो। तो वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा जो कैरेट एंड स्टिक इस नीति को अपनाया गया, इसके तहत इन्होंने कहा यदि आप भारत में आना चाहते हो तो आसानी से आ जाइए। ठीक है, नहीं आना चाहते, यदि आना चाहते हैं तो हम आपको कैरेट देंगे। ठीक है, यदि नहीं आना चाहते तो हमारे पास स्टिक भी है, हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आज जो जम्मू कश्मीर है या हैदराबाद, इन 2-3 रियासतें थी जिनको इन्होंने बाद में बड़ी ही उससे, और 572 प्लस रियासतें माना जाता है कि अलग ही रह लेना चाहती थी। तो उसमें बड़ा ही एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, और भारत को जो आज हम एक तस्वीर देखते हैं, जुड़ा हुआ देखते हैं, एकीकरण देखते हैं, तो उसमें इनकी अहम भूमिका देखी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पर कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यदि हम बात करें महिलाओं के हित में, यदि हम बात करें एक समाज का जो हमारा एक पिछड़ा हुआ तबका है, सो कॉल्ड, जिसे हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं, और तमाम तरीके के ऐसे पिछड़े हुए लोग, उनको संवारने में, उनके लिए काम करने में, उनके हितों को साधने में BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक अहम रोल है। इस भूमिका को कोई भी नहीं भुला सकता है, ये एक तरीके से स्मरण करने लायक है। और यदि हम बात करें कि फर्स्ट कानून मंत्री के तौर पर इनको रखा गया था। यदि इनकी एजुकेशन की बात करी जाए तो न केवल उस समय के समाज में और जिस तरीके की चुनौतियों से भरा उनका जीवन था उस समाज में, और इवन आज के भी समाज में यदि बात करी जाए, इतने रिसर्च, इतने सब्जेक्ट्स में जो है अपना स्नातक, परास्नातक और साथ ही साथ PhD, इतने विषयों में लेना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, और ये एक मिसाल है सभी लोगों के लिए। तो इनको यदि देखा जाए तो देख सकते हैं आपकी उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, है ना। और यदि हम माने तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में भी इनकी एक बड़ी ही भूमिका रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरपर्सन या हेड के तौर पर भी इनको रखा गया था। इनके साथ ही साथ कई अन्य साथियों ने भी मिलकर इस काम को अंजाम दिया था, जिसके बाद हमारी ये रूल बुक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन पाया है। यहीं पर यदि हम बात करें द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया, इन्होंने जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उस सर्वोच्च न्यायालय में जो चीफ जस्टिस के तौर पर, मुख्य न्यायाधीश के तौर पर हीरालाल कानिया जी ने अपना पदभार संभाला था। यहीं पर यदि हम बात करें अन्य,
तो अन्य के अंदर हमारा आ जाता है कि यदि फर्स्ट फॉरेन रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, इसको यदि हम भारतीयों की पहले बात करें तो 3 लोगों को, जिसमें आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, यहीं पर आप देखेंगे सीवी रमन जी को, ठीक है। बट यदि क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे पहले जो विदेशी व्यक्ति हो, फॉरेनर व्यक्ति हो, क्योंकि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज भी कहीं जा रहे हैं, जैसे अभी अमेरिका गए, मिस्र गए, तो वहाँ के हाईएस्ट अवार्ड से भी, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा जाता है उनको। तो ठीक उसी प्रकार से सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी कहे जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को, क्या नाम था इनको आप कह सकते हैं कि इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सीमांत गांधी के नाम से जाने जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत का जो भारत रत्न है, जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उससे नवाजा गया, जिसके बाद ये ऐसे पहले जो गैर भारतीय हो गए, है ना। फर्स्ट इंडियन रिसिपेंट ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, मैंने अभी आपको बताया कि इन द ईयर 1998-9 यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स यानी कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलता है वो भारत के अमर्त्य सेन जी को कल्याणकारी अर्थशास्त्र इसके लिए, इस योगदान के लिए मिलता है। यदि बात करें पहले वित्त मंत्री की तो षणमुख शेट्टी, क्या नाम हो जाएगा, षणमुख शेट्टी जी भारत के पहले वित्त मंत्री के तौर पर रहे हैं। फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू गेट भारत रत्न तो सचिन तेंदुलकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब सचिन तेंदुलकर जी को यह भारत रत्न दिया गया तो इसमें माना यह गया था कि स्पोर्ट्स के लिए नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी स्पोर्ट्स में बहुत ऐसे महानायक हुए हैं जिन्होंने सदी के उस महानायक की भांति अपने खेल के परचम को लहराया है। तो उस समय ये कहा गया कि दैट इज एन आर्ट। जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर जी ने बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की या क्रिकेट में अपना स्थान बनाया, यह एक कला है और इनको स्पोर्ट के लिए ना सही, कला, इनकी अद्भुत कला के लिए इस पुरस्कार को दिया जा रहा है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो अगला आ जाता है हमारा द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारत के अंदर हमने अभी बताया आपको A.O. ह्यूम, आपने सुना होगा नाम, अंग्रेज अधिकारी, 1885 जो कांग्रेस संस्था थी उसके सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट के तौर पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। हु वॉज द फर्स्ट लेडी, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन लेडी जो प्रेसिडेंट के तौर पर देखी जाती हैं, ठीक है। तो एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, याद रखना है आपको ये सारे नाम। बदरुद्दीन तैयब जी, कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले ऐसे मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कहाँ के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यदि हम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो नाम क्या हो जाएगा आपका, जाकिर हुसैन जी, जाकिर हुसैन जी। और यदि मैं आपसे प्रथम महिला राष्ट्रपति की, हालांकि हम अपने महिला वाले सेगमेंट में इसको कवर करेंगे, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, राइट। यदि फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर की बात करी जाए, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इनका जो कार्यकाल था यहाँ पर उसको देख सकते हैं 1833 से 1835। कई बार यह भी चीज़ें पूछ ली जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि आपको बताना है द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, तो भारतीय मूल के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने मेडिसिन या फिजियोलॉजी या चिकित्सा के अंदर नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करा था, तो हरगोविंद खुराना जी। और इनका जो योगदान रहा एक्चुअली दैट वाज जेनेटिक कोड, यानी कि जेनेटिक कोड के लिए इनको फिजियोलॉजी या चिकित्सा के अंदर यह नोबेल प्राप्त हुआ था। द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट इंडिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे फा हियान, ये कहाँ के थे, तो आप देख सकते हैं चाइनीज थे, चाइनीज। और एक क्वेश्चन और बनता है कि ये किसके कार्यकाल में या किसकी जो रूलरशिप थी उस समय भारत आए थे, तो आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हुएन सांग थे, क्या नाम है, जो हुएन सांग थे वो किसके कार्यकाल में आए थे,
तो आप हर्षवर्धन जी का नाम याद रख सकते हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। द फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, ICJ के अंदर डॉक्टर नगेंद्र सिंह का नाम बड़ा ही उल्लेखनीय है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके अंदर ये पहले ऐसे भारतीय हैं जो कि जस्टिस के तौर पर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर द मैन हु इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, जिसने पहली बार भारत में प्रेस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा, तो जेम्स हिक्की। द फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक गोल्ड इन एथलेटिक्स, तो नीरज चोपड़ा जी। द फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा। यदि हम बात करें यहाँ पर बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आपका आ गया है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। हु वॉज द इंडियाज फर्स्ट मैन इन स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष की यदि बात करें तो भारत कौन सा ऐसा व्यक्ति था भारत का जो कि सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचे थे? राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा, कपिल सिंह, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि राकेश शर्मा जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो भारत की ओर से अंतरिक्ष में गए थे। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट द ज्ञानपीठ अवार्ड, कौन थे ऐसे व्यक्ति जिनको पहली बार भारत के व्यक्ति जिनको साहित्य के लिए जो अवार्ड होता है ज्ञानपीठ वह प्राप्त हुआ? डॉक्टर राधाकृष्णन, S मुखर्जी, श्री शंकर कुरूप या महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा श्री शंकर कुरूप को पहली बार ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही वॉज द होम मिनिस्टर एंड एज वेल वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। डॉक्टर राधाकृष्णन, गणेश वासुदेव मावलंकर, नन ऑफ द अबव। तो मैंने अभी आपको बताया था आपको आ सकता है GV मावलंकर भी और गणेश वासुदेव मावलंकर। हु वॉज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर? हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही बात है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर होम मिनिस्ट्री के साथ साथ किसके लिए जाने जाते हैं? तो जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ यहाँ पर, जो संगठित हुआ भारत, उसके लिए, और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन और है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज, कौन थे ऐसे पहले भारतीय जिन्होंने सबसे पहले नोबेल प्राइज को जीता था? इंदिरा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वर्ष 1913 में साहित्य की श्रेणी के अंदर, साहित्य में, और इनकी जो कृति थी, रचना थी, उसका नाम था गीतांजलि, उसके लिए इन्होंने इसको जीता था। एंड ही वॉज फर्स्ट इंडियन, और फर्स्ट इंडियन के साथ साथ ही फर्स्ट नॉन यूरोपियन, क्योंकि इससे पहले यूरोपियन को ही मिलता था, तो जो नॉन यूरोपियन श्रेणी थी उसमें भी इन्होंने पहली बार इस अवार्ड को जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चंस करे। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम रखेंगे फीमेल यानी वीमेन को, तो फर्स्ट वीमेन इन इंडिया, और उसके आगे रखेंगे हम जो कि वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट रहे हैं। ठीक है, तो इस सेशन को करते हैं बंद, लेते हैं विदा। आप लोग अपने कमेंट्स, अपने रिव्यू हमें अपने कमेंट्स में बता सकते हैं, कुछ भी एडवाइस हो उसको भी बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।